हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 जो है आपका क्लास 11, उसका सेकंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में, मास के बारे में, उनका रेशियो के बारे में, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे, और कुछ एटॉमिक मॉडल्स भी देखते हैं इस लेक्चर में अगर हम कवर कर पाए तो। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज में आएंगे आपके पास 5, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सीक्वेंस में पहुंचे बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैं आपके पास इसको पहुंचाना चाहती हूँ, सो दैट कि एक इजी वे में आप इसको समझ पाए। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री। एंड नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो आपने पढ़ा वो उनके साथ भी शेयर कीजिए, और जितना आप साथ में शेयर करेंगे कमेंट्स में मुझे लिखेंगे अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने सजेशंस, फीडबैक। ठीक है, जो भी आपका रिएक्शन है केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री से, प्लीज फील फ्री। आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटर, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, आप जो भी डाउट्स वगैरह पूछेंगे आप अकेले नहीं है, आपके डाउट्स मेरे डाउट्स, ठीक है, आपके डाउट्स मेरी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, गलत मत समझना इसको। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की क्लास। आइए, पहला टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ, इन 1897 जे जे थॉमसन ने, जो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है, दे मेजर्ड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज E टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब यूज किया और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर अप्लाई की। जस्ट अ सेकेंड, उन्होंने क्या यूज किया, ही यूज्ड कैथोड रे ट्यूब and apply electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons। ये फिगर आ गई। ठीक है, ये फिगर जो है, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये मैग्नेट लगा रखा है, नॉर्थ साउथ दिख रहा है, ये प्लस माइनस दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है एक दूसरे से। ठीक है, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और आगे कैसे चला ये एक्सपेरिमेंट आइए देखते हैं। E बाय एम ई इन्होंने ये फाइंड किया। अब ये कैसे फाइंड किया ये हम जान लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस पहले जानेंगे, ऑब्जर्वेशंस। लेट मी चेंज द कलर of the ink I am using. Let it be this. Let it be red. Observations. When only electric field is applied, electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. ठीक है, यहाँ पर बार बार मुझे पीछे जाकर ये डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये ए पे जो है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। ये जो यहाँ से डिविएट हुआ, electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। इस डायग्राम को आप अपने पास रखिए। सिमिलरली आप नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, आपने एक नोटबुक बना रखी होगी, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताती मैं आ रही हूँ। एक नोटबुक, पेन और पेपर आप अपने साथ रखिए, पेन और नोटबुक लेके बैठा कीजिए इस वीडियो के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप झट से उसमें नोट कर सकते हैं, जो कि हैंडी रहने वाले हैं आपके आने वाले प्रिपरेशन में। जैसे आप प्रिपेयर करोगे वो बहुत हैंडी रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको उससे एक एलिमेंट निकल करके आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मेरे कहने से करके देखिए। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो पेन एक पेपर ले लीजिए, और उसमें जो जो मैं कहती जाती हूँ उसको नोट कर लीजिए, और जो आपको अपने आप भी लगे कि ये हैंडी पॉइंट है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये कुछ
ट्रिक है, ट्रिक्स है, टेक्निक, वो उसमें कॉपी कर लीजिए आप फटाफट से, ठीक है। और आप वीडियो तो बार बार देख ही सकते हैं, दैट इज अगेन दैट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, बट इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और आपको ये समझ में आएगा कि कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। वीडियो हमेशा देखते रहना इज नॉट द सॉल्यूशन, आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको पेन पेपर होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। यहाँ पे ओनली ओनली मैग्नेटिक फील्ड था तो पॉइंट सी पे हिट हुआ, यहाँ पे देखिए पॉइंट सी, ठीक है। ये था खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जब कुछ नहीं है तो देखिए, by carefully balancing the electric and magnetic field it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B, ठीक है। जब कुछ भी नहीं है तो कहाँ हिट कर रहा है, वो स्ट्रेट जा रहा है, जब कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन सीधा बी पे जा रहा है और बी पे हिट कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये ऑब्जर्वेशन थी जे जे थॉमसन की। अब उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए, उन्होंने क्या समझा, क्या वो समझ रहे थे, क्या आर्ग्यूमेंट्स का मतलब वो अपने दिमाग में क्या क्या समझ रहे थे और क्या वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। The amount of deviation of the particles from their path in the presence of electric or magnetic field depends upon, तो जो भी डिविएशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो पहला डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जितना ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ग्रेटर इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उतना ही ग्रेट डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ डिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला तो ये कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एनर्जी जहां ज्यादा होती है वहां डिफ्लेक्शन और ये सब चीजें ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सेकेंड आते हैं द मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल में क्या होगा, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वन बाय ये, वन बाय ये डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझें कि मास ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, अगर लाइट होगा पार्टिकल तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, हेवी होगा तो कम होगा, ठीक है। थर्ड आते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field, right। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना ज्यादा ये होगा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स में अगर आप इंक्रीज करोगे या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज करोगे, जब इलेक्ट्रोड्स पे वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में चाहे तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोड्स वाला, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ पे डी लिख रही हूँ खाली, या DEF लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए, he carried out accurate measurements on the amount of deflections observed by the electrons, यानी जो उनपे हुए, observed by electrons मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पे डिफ्लेक्शंस हुए, on the electric field strength और magnetic field strength, जो भी
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रिफ्लेक्शंस हुए इलेक्ट्रॉन्स पे, वो उन्होंने थॉमसन ने डिटरमाइन किए एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स, एंड ही फाउंड दिस। अब ये कैसे आया ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। he found this ratio, he calculated this ratio E by me to be 1.758820 into 10 to the power 11 coulombs per kg, ठीक है। ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में आता है, कूलम्स में, ये आगे मेंशन्ड है। वेयर me is the mass of the electron, me जो है वो आपका क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इन किलोग्राम, और E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द charge on the electron in coulombs, right? Now, since electrons are negatively charged, the charge on electron is minus E. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, अगर उस पर चार्ज आता है तो वो माइनस में आता है, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया आपका ये, और ये कैसे होगा, ये देखिए ये ऐसे होगा, the mass of the electron me was determined by combining these results with Thomson's value of E by me ratio। ये E अपॉन E by me आ गया, तो इससे हमको क्या मिल गया, खाली me मिल गया हमें, me that is mass of electron, ठीक है, mass of electron। E by me थॉमसन ने दे दिया, E क्या था, इट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये होता है इतना कूलम्स, ठीक है। E by me ये हो गया, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, राइट। नाउ जो साइंटिस्ट थे, एक R.A. मिलिकन, उन्होंने एक मेथड डिवाइस किया, दैट इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1906 से 14 में, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, और उन्होंने ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया टू बी दिस, राइट, 1.602176 into 10 to the power minus 19 coulombs। तो ये इक्वेशन ये समझ आ गया होगा आपको, me कैसे आया, E by me कैसे आया, E by me हमारे पास ऑलरेडी था, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें R.A. मिलिकन ने दिया, तो इन दोनों को डिवाइड करके ये है E अपॉन E by अपॉन me, ठीक है, ये एक है, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट वे है। तो कूलम से कूलम कट गया, आ गया किलोग्राम रिवर्स, किलोग्राम ऊपर आया तो किलो, 1 बाय किलोग्राम ऊपर आया तो क्या हो गया, किलोग्राम, तो मास आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पे ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज हम समझने जा रहे हैं, वो ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए सॉरी, अब हम समझेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे, देखिए समझिए। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particles with following characteristics, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particles with the following characteristics। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हैं, आराम से शांति से जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा है आप वैसे वैसे समझें, आपको एट द एंड इनिशियली एकदम से कोई भी चीज समझ नहीं आती है, बट जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको श्योरली चीजें समझ में आएंगी और चीजें जुड़ी हुई लगेंगी, ठीक है, चीजें सही तरीके से आपको फील होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप समझते नहीं है चीज को वो एलियन रहती है आपके लिए, जैसे आप फेमिलियर हो जाएंगे चीज से तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये भी
ये पीपीटी के फॉर्म में आपके पास लेक्चर्स में जो है मैं जो ये कंटेंट दे रही हूँ, ये आपका नोट्स ऑलरेडी आपके प्रिपेयर होते जा रहे हैं, तो आपको अलग से कोई नोट्स प्रिपेयर करने की या अलग से कोई नोट्स सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने एज आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है? अनलाइक कैथोड रेज, mass of positively charged particle depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube। अब ये एक अलग सी बात हो गई, हमने पहले पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन जब के बारे में पढ़ रहे थे, कि उसने बोला था कि गैस पे डिपेंड नहीं करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन का नेचर है, जो भी इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट क्या है और इलेक्ट्रॉन कैसे लिए आपने, उस पर डिपेंड नहीं करता है। पर जो कैथोड रेज के विपरीत, उससे उल्टा, यहाँ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है, वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, दीज आर सिंपली दी पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस। ये सिंपली क्या है? पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस है। तो जो भी आप गैस लेंगे, उसके आयंस बन जाएंगे, उसके पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। देखो यहाँ पे हर चीज जो है वो गैस पे, आपने क्या कैथोड उसमें गैस ली है, कैथोड ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, पहले हमने बोला इलेक्ट्रॉन में उसको डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, उसका नेचर ही सारा का सारा विपरीत है। वो कह रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम व्हिच दीज ओरिजिनेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge। मतलब कि एक से ज्यादा चार्ज हो सकता है पॉजिटिवली, वो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन में तो हम कह देते हैं कि माइनस एक है, एक सिंपल एक माइनस एक रिलेटिव चार्ज है, -1 है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, वो ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि +1 से ही चार्ज हो। ठीक है जी, फोर्थ पे चलते हैं। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड। वही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही इन्होंने बोल दिया, जो बिहेवियर है दैट इज ऑपोजिट। तो ऑपोजिट बोलने से आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी। ऑपोजिट है बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स in the magnetic or electrical field is opposite to that observed for electron or cathode rays। ठीक है, so the smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen। हाइड्रोजन सबको पता है, अभी तक बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, and was named as proton। so these positively charged particle was characterized in 1919। This positively charged particle was characterized in 1919। यानी जो प्रोटॉन की खोज हुई थी, वो कब हुई थी? 1919 में। ठीक है जी, तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, ये आपको याद रखना है, पूरा आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, और उसको प्रोटॉन बोला गया था। एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। ओके, नाउ अब आ जाइए आप न्यूट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स पे आ जाइए अब। इसको किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था चैडविक ने। चैडविक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। कैसे किया? उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था?
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है उनका किया हुआ। ही डिड, उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम की थिन शीट ली, उसे बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल्स से। ये ए पार्टिकल्स क्या हैं, ए, और इसको जो हम जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। तो व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स having a mass slightly lighter than that of protons were emitted। जब उन्होंने ऐसा किया तो न्यूट्रल पार्टिकल्स कुछ जिनका की मास थोड़ा सा ज्यादा था, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था, वो एमिट हुए, ठीक है। एंड ही नेम दिस पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थे, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स, राइट। एक होता है न्यूक्लियॉन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी मास नंबर में, ठीक है। ये होता है, ये जो एटम के अंदर ये जो सब्सटेंस है, इसको कहा उन्होंने न्यूट्रॉन्स। अब एक बार इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, ठीक है, अब ये हमारे सामने है, हमें पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम घुस गए हैं। अब हमारे पास अब ये टाइम आ गया है कि हम इनकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ी सी झलक इसकी देख लें, थोड़ी सी नजर इस पे मार लें। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ई। चार्ज इसका एब्सोल्यूट क्या होता है कूलम्स में, -1.602176 into 10⁻19, -19, आई एम सॉरी। रिलेटिव चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज, चार्ज देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन पे चढ़ता है तो वो जब वो सॉरी, ये रिलेटिव चार्ज है। रिलेटिव चार्ज मतलब एज सच उस पे जो चार्ज होता है वो जब वो संपर्क में आता है, जब रिएक्शंस में आता है, जब उसका अगर आप प्रोटॉन से कंपेयर करो या न्यूट्रॉन से कंपेयर करो, तो उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। अभी हमने पूरा देखा कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे क्या हुआ, तो नेगेटिवली चार्ज किस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो हमने बोला इसका हमने चार्ज रखा रिलेटिव चार्ज -1, ठीक है। मास इसका आ गया 9.109382 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये मास का ये मास का यूनिट है, ठीक है। ये कूलम जो है ये C इज कूलम, ठीक है। एंड ये हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, ये क्लियर है यहाँ से आपका, ठीक है। ये आ गया मास, आ गया आपका U। ये AMU वाला आपको याद होगा, यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट, मास को कैसे लिखते थे, ठीक है, वही वाला यूनिट है। तो 0.00054 अप्रोक्सीमेट मास इसका 0 हो गया, बिकॉज इतना आपको पता ही है कि डेसिमल में इसको करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट मास हमने इसका 0 ले लिया फॉर कैलकुलेशन एंड अदर थिंग। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन का P होता है सिंबल, इसका प्लस में चार्ज डिनोट होता है। रिलेटिव चार्ज है, ये रिलेटिव है, जस्ट एक रिलेशन में, मतलब जब और पार्टिकल्स होते हैं तो उनके रिलेशन में ये चार्ज है इसके ऊपर, अदरवाइज इनमें जो है चार्ज ऐसे डिपिक्ट नहीं होता है। चार्ज ये रिलेटिव चार्ज, ये एब्सोल्यूट चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज जो है इसका ये है, राइट, +1.602176 इंटू 10⁻⁻19। और रिलेटिव चार्ज क्या हो गया, +1। इन्होंने रिलेटिव चार्ज इसको पूरा राउंड ऑफ करके पूरा इस तरह से दे दिया। और मास है 1.672621 इंटू 10⁻⁻27। देन मास ये है, अप्रोक्सीमेट मास इसका 1 बन गया। न्यूट्रॉन का N होता है सिंबल, एब्सोल्यूट चार्ज इसका होता नहीं है, रिलेटिव चार्ज भी इसका नहीं होता है, और इसका मास जो होता है वो क्या होता है, 1.674927 इंटू 10⁻⁻27, और मास हो गया 1.00867, राइट। अप्रोक्सीमेट मास हो गया 1, को राउंड ऑफ कर दिया है, जस्ट इसको कुछ नहीं किया है, यहाँ पे ये राउंड ऑफ करके ये वैल्यू ले आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब
ये सब चीजें हमने पढ़ ली, इनके रिलेटिव चार्ज पढ़ लिया, इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब कुछ चैलेंजेस आ रहे थे साइंटिस्ट के सामने, चैलेंजेस बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब डिस्कवर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने ये पहले लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था। ठीक है, ये और दोबारा से मैं दिखा रही हूँ एटम का स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, प्लस वाला चार्ज दिख रहा है, ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें अलग से एब्सोल्यूट चार्ज इनमें होता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट चार्ज जो है वो ज्यादा मैटर करता है, बट हम समझने के लिए इसका रिलेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज था टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबने, किसी ने ये नहीं बताया स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे रहेगी। ठीक है। सेकंड था टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि जब हमें उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता, उन्हें हमें यही नहीं पता कि वो रिएक्ट कैसे करेंगे। अगर हम उनको आपस में बिहेव करने के लिए बोले, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए बोले, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे हमें ये पता ही नहीं है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उनका बिहेवियर। तो कैसे हम उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिसाइड करेंगे? तो ये एक चैलेंज था। थर्ड चैलेंज था टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब इतने हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमें पता है वो बनते हैं और प्रत्यक्ष है, एकदम सामने है हमारे, ठीक है ना, टैंजिबल है, कॉन्क्रीट है, हमारे सामने है। तो कैसे बनते हैं वो, हमें ये नहीं समझाया गया था अभी तक। अभी तक साइंटिस्ट के पास ये कोई सोल्यूशन इस चीज का नहीं था कि कैसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एटम्स से। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो था वो था टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स। अब जो एटम्स आपने हमने हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे मॉडल में, थॉमसन मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो कुछ नहीं पता था। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये चार बहुत बड़े चैलेंजेस थे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के बाद साइंटिस्ट के सामने खड़े थे। अब नोट यहाँ पे एक चीज करने वाली है कि सम एटॉमिक मॉडल्स केम अप टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन एटम। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम, बट मेनी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को इन्होंने बोला कि हाँ ये ऐसे होता है, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया, ये इस तरह यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे खाली है। पर स्टेबिलिटी का बारे में कोई नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल कैसे रहता है। अब देखिए, बहुत ही मजेदार मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट, और मेरे स्टूडेंट्स को भी लगता रहा है। देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला अब हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स सबसे पहला, अब क्योंकि टाइम आ गया था, अब इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो कोई अपना एटॉमिक मॉडल पेश करे, बताए कि किस तरह से वो क्या समझ रहे हैं एटम के बारे में। ठीक है ना। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया। इसको क्या कहते हैं, ये पॉपुलर नॉर्म से जाना जाता है, वो है प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन भी कहा जाता था, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो ऐसा इन तीनों में से कोई भी आपको एटॉमिक मॉडल ऐसे पूछे कि ये कौन सा मॉडल है, तो आप एकदम से बता सकते हैं कि ये जे थॉमसन मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल मॉडल इन्होंने बताया था, इन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखी थी, इसमें सिंपली इन्होंने बताया 1898 में कि एक स्फेरिकल शेप होती है एटम की। ठीक है, एटम possesses a spherical shape with a radius कितना, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, वो अपनी कैलकुलेशन से इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रहता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
ठीक है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सारे में पूरा जो एटम है आपका एक प्लम पुडिंग की तरह। वाटरमेलन में जो आप वो देखते हैं, उसका मेन जो मटेरियल देखते हैं, वो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। जो उसके सीड्स हो गए वाटरमेलन के जो सीड्स हो गए, वाटरमेलन के सीड्स क्या हुए, इलेक्ट्रॉन, इन सच अ मैनर सो एज टू गिव इट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, राइट। तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट उन्होंने बोला ये इस तरह का अरेंजमेंट है कि जैसे प्लम पुडिंग में होता है, ये देखिए आप सारा यहाँ पे आपको जो मेन मटेरियल है, मेन जो पुडिंग है, वो पूरी की पूरी इवन है, पूरे के पूरे में जो आपने सब्सटेंस डाला है, चाहे वो मैदा है, चाहे वो जो भी आपने सब्सटेंस से बनाया है, वो पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रेजिन कहीं कहीं पे आ रहे हैं इसमें पुडिंग में, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं कहीं पर एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेड हुए हैं, कहीं घूम घूम नहीं रहे हैं, वो जो हम पहले सोचते थे। जैसे ये थॉमसन मॉडल ये है, देखिए पॉजिटिव, ये पूरा एक गोल सर्कल आपने ले लिया, इसका जो रेडियस आपने ले लिया, सॉरी इसका रेडियस जो ले लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, वो आपने ले लिया ये 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये हो गया इसका। और बोला ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है। आप देखते हैं अब कहानी यहाँ से शुरू हुई है, अब ये कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे कहानी शुरू हुई है। अब यहाँ पे an important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। अभी हमने देखा प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो कितना है, किसी को याद है, किसी को वो टेबल याद है, किसी ने नोट डाउन की अपने कॉपी में नोट डाउन किया उस टेबल को, मास कितना था इसका, इसका सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, प्रोटॉन का तो नहीं होता है, ठीक है ना, यही अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही सोचा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, but was not consistent with the result of the later experiment। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी इन्होंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, he explained the overall neutrality, but ये जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स। अभी समझ में आ जाएगा आपको, ये जैसे जैसे आगे साइंटिस्ट ने और रिसर्च की तो उनकी ये थियोरी फेल हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और इनके दो स्टूडेंट हैंस रीगनर और अर्नेस्ट मार्स्टन, उन्होंने क्या किया, बम्बार्ड करवाया गोल्ड फॉइल को विद अल्फा पार्टिकल्स। ये कॉमन एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो कॉमन एक्सपेरिमेंट्स मतलब इस चैप्टर में आपको मिलेंगे कि गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड करवाया, कैथोड रे ट्यूब को बम्बार्ड करवा कैथोड रे ट्यूब को बम्बार्ड करवाया, ठीक है। तो ये वही है कि अल्फा पार्टिकल्स, एक तरीके के पार्टिकल्स वहां छोड़े जाते हैं और फिर उनका बिहेवियर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। His alpha particle scattering experiment is depicted below। यहाँ पे रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लीजिए आप, एकदम सामने आपके है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रख दिया यहाँ पे, ये लीड प्लेट रख दी यहाँ पे, यहाँ पे ये फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, और ये रहा आपका गोल्ड फॉइल, ये बीच में जो येलो कलर का चीज है ये है आपका गोल्ड फॉइल, ठीक है जी। यहाँ पे बम्बार्ड हुआ और यहाँ से बम्बार्ड होके जब वो आगे गया तो उसकी कहानी हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये जो स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू है गोल्ड फॉइल का, स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू जो है, इसको आप एक बार नजर मारिए इस पे, अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा देखिए और ध्यान में रखिए, इसको आगे आपको समझ में आएगा ये। चलिए एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil thickness
approximately 100 nanometers. nm is nanometers. nanometers आपको पता ही है 10⁻⁹ होता है, ठीक है. 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Same चीज आपको याद होगा, कैथोड रे ट्यूब में भी जिंक सल्फाइड को से कोट किया था एनोड के पीछे, उसको परफोरेट करके. वही चीज यहाँ पे की है. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. ठीक है, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी है यहाँ पर, ये वाली, ये जो राउंड वाली, ये जो राउंड वाली, ये जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है ये वाली, आप देखते हैं ये रेड लेजर घूम रहा है. ये क्या मैं बता रही हूँ, फोटोग्राफिक प्लेट. ये क्या है, जिंक सल्फाइड की प्लेट है, ठीक है. whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रक करता था तो एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो जाती थी उस पॉइंट पर. तो ये तो था उनका एक्सपेरिमेंट. अब थिंग्स क्या आपको कंसिडर करनी है, थिंग्स टू कंसिडर. Now, according to Thomson model, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom. ठीक है ना. अब इन्होंने बोला, एटम का स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, कोई ये तो बोला नहीं था कि ये गोल्ड का एटम है या ये इसका एटम है या इसका एटम है. उन्होंने जनरल एक बोला कि भाई एटम जो भी होता है, जिसका भी जो भी एलिमेंट का आप लेते हो, वो स्टेबल होता है. तो अब हम उनकी बात पकड़ के यहाँ से इसमें देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है. द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल, गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल के बारे में बात कर रहे हैं. गोल्ड फॉइल जो है ये मेन चीज है, क्योंकि ये हमारे को रिजल्ट देगी, राइट. यही इसी पे तो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे. द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन spread evenly over the entire atom, and alpha particles had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass. ठीक है. It was expected that the particles would slow down and change directions only by small angles as they pass through the foil. तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो गोल्ड एटम, जो फॉइल में जो गोल्ड एटम है, जो मास है उसका, ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. जस्ट सेकेंड. स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम, ठीक है. एंड अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो डायरेक्टली पास कर सके. अगर ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना गोल्ड एटम में, इतना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अल्फा पार्टिकल्स आराम से उसको पास कर सकते हैं. इट वाज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट ये किया था कि पार्टिकल्स थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे एट स्मॉल एंगल्स एज दे पास थ्रू द फॉइल. ठीक है. डायरेक्टली पास करने की उनमें एनर्जी थी, पर क्या होगा कि थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे और फिर डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेंगे स्मॉल एंगल्स पे, जैसे जैसे वो पास करते रहेंगे. ये उनकी एक, वो सोच रहे थे ऐसा. ठीक है. थॉमसन, ये जो है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ऐसा सोचा जा रहा था. नाउ ऑब्जर्वेशंस क्या थे. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. undeflected चले गए, सीधे चले गए, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ. Second, a small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. कहाँ तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रुदरफोर्ड क्या सोच रहे थे कि स्मॉल एंगल्स पे ही ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके चले जाएंगे. बट ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्मॉल फ्रैक्शन में ही ऐसा किया जो जैसा वो सोच रहे थे कि इट वाज डिफ्लेक्टेड बाय, it was deflected, it was deflected by small angles. Next, third, a very few particles, approximately 1 in 20,000, bounced back, that is were reflected by nearly 180 degree. अब 20,000 में कोई एक, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट होता है ये, 2-3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. 20,000 का 21,000 हो, 20,500 हो, उससे आपको ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता. मैटर ये चीज करती है कि जो बहुत ही थोड़े से पार्टिकल्स थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
bounced back, that is were reflected by nearly 180 degrees. They were bounced back. ठीक है, तो अब कंक्लूजन की बारी. कंक्लूजन पहला क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी as most of the alpha particles pass through the foil undeflected. अब आपने बोला कि भाई ज्यादातर तो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, सीधा चले गए, इसका मतलब कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, मैदान साफ है, खाली पड़ा है. तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में वो एम्प्टी है, राइट? पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, राइट. सेकेंड आ गया आपका, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. ठीक है, the deflection must be due to enormous repulsive force. अभी हम क्या बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में? a few positively charged alpha particles were deflected. थोड़े से ही डिफ्लेक्ट हुए थे. So deflection must be due to enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. The positive charge had to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles. You got the point? You got the point? It's a very, very important point. Very, very important point. Wait, I'll just highlight it. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles, right? Next, calculations. Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. Rutherford ने एक और अच्छी चीज की कि उन्होंने कैलकुलेट किया और ये बताया कि volume occupied by nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. तो radius of the atom हमने देखा 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का क्या हो गया 10⁻⁻15 मीटर, तो उससे बहुत छोटा हो गया, राइट? इस तरह से हो गया, कुछ कुछ इस तरह से. तो ये हो गया आपका, ये तो आ गया आपका न्यूक्लियस, राइट? ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा मैंडेटरी नहीं है इसको ऐसे बोलना, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी एग्जैक्ट डिपिक्शन ऑफ दिस, बट यू नो आपको ये दिखाने के लिए ये न्यूक्लियस है. और ये जो पूरा आपका पूरा आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, दिस इज एटम, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज एटम, राइट? ओके, तो अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया. वो क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पहला, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे थे, वो न्यूक्लियस की तरफ पहुंच रहे थे, ठीक है. दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड. उन्होंने उसको कहा ये न्यूक्लियस है, ये जो स्मॉल पोर्शन है इसको न्यूक्लियस कहेंगे. Second, the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Orbits के पास भी वो आए, ठीक है. बस बच्चों थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए, वीडियो को हम वाइंड अप करने वाले हैं. ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. With a very high speed in circular paths called orbits, ठीक है. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the
रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट, इसकी भी खामियां हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने बता दिया, रुदरफोर्ड ने दो चीजें बताई, एक तो बताया न्यूक्लियस, एक बताया ऑर्बिट। स्टेबिलिटी पे ये भी अभी तक आए नहीं थे, ठीक है, पर ये काफी आगे तक आए। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम, ठीक है, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वही वाला, और ये सोलर सिस्टम जहाँ पे सन ये आपका न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस, और ये सारा जो है प्लैनेट्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई थिंक। चलिए अब रुदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं। पहला है ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, पहला क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज वाजंट एक्सप्लेन्ड, ठीक है, ये थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसको हम यहीं करते हैं वाइंड अप, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको समझेंगे। अभी आप इतना जो पढ़ाया है इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, कंठस्थ कीजिए, जैसे हम आपकी हिंदी टीचर कहती होगी, कंठस्थ कीजिए, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, जहाँ पे हम ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड से स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आपके भले के लिए है, आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप ताकि मिस ना करो कोई भी सीक्वेंस, राइट, ऐसे तो भूल जाओगे कौन सा कब देखा था, कैसे देखा था, तो आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नोटिफिकेशंस आए आपके पास, और आप एक सीक्वेंशियली एक अच्छे तरीके से एक इंटरैक्टिव वे में, लाइट वे में केमिस्ट्री को पढ़ें, कोई ऐसा हुआ या कोई ऐसा इसका जो डर नहीं होना चाहिए आपके मन में कोई भी केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर इट, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।